हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। देखो, आज मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर लाया हूं लास्ट, और मैं पढ़ाऊंगा आज आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ाए थे, और आज मैं आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हमारा चैप्टर बच्चों बाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। और आज तुम बहुत ध्यान से पढ़ना कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। और मैं समझता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के पोर्शन से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये लास्ट चैप्टर का, और इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, राइट। तो स्टार्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी सारी एंटायर जितनी भी प्रॉपर्टीज है मैं आपको कवर अप करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो हेडिंग लगा ले कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और नोट्स बनाए प्यारे बच्चों। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वही प्रॉपर्टीज मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। ऑलमोस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होती है, राइट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे फिजिकल स्टेट है, बॉइलिंग पॉइंट, और जी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वही चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। देखो ध्यान से, पहले तो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देखते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं हमारे, वो कौन कौन से फिजिकल स्टेट से पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताया जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं आर कलरलेस लिक्विड्स। क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। कलरलेस लिक्विड्स विद अनप्लीजेंट ऑर्डर। ठीक है। आपने सिरके का नाम सुना? सिरके का, जिसको विनेगर कहा जाता है। विनेगर को क्या होता है? एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है विनेगर। समझ में आ गया? अगर आप विनेगर को सूंघो तो आपको ऐसा लगता है कि एक अनप्लीजेंट ऑर्डर सी आ रही हो, स्मेल सी आ रही हो, एकदम करते हो करके ऐसे करके, राइट। तो अनप्लीजेंट ऑर्डर, एसिटिक एसिड 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, आपने देखा होगा विनेगर, राइट। और अनप्लीजेंट इसकी ऑर्डर होती है, ठीक है नहीं। नाक को चढ़ जाती है तो कहते हैं पता क्या हो गया, ठीक है नहीं। तो ये जो होते हैं कलरलेस लिक्विड्स होते हैं अप टू 9 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और इनकी जो स्मेल होती है वो कैसी? अनप्लीजेंट होती है, हमें अच्छी नहीं लगती, ठीक है नहीं। समझ में आ गया? और देखो, जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं? हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आर वैक्स लाइक सॉलिड्स। कैसे? मोम की तरह ठोस होते हैं, ठीक है नहीं। और उनमें एंड ऑर्डरलेस होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डरलेस होते हैं ड्यू टू देयर लो वॉलेटिलिटी। क्या? लो वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी स्पेलिंग वॉलेटिलिटी, ठीक है। वॉलाटाइल, वॉलेटिलिटी, चलो ठीक है, स्पेलिंग देख लेना भैया आपने, है ना। लो वॉलेटिलिटी मतलब सॉलिड्स है तो वेपोराइज आसानी से नहीं हो पाते सॉलिड्स, तो सॉलिड्स होने की वजह से उनमें वॉलेटिलिटी, उनमें वेपोराइज होने की जो कैपेसिटी होती है कम होती है, इसलिए उनमें से ऑर्डर नहीं आती, ठीक है ना। ये बात होगी हमारी फिजिकल स्टेट की। अब बात करें मेरे प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी? बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम यदि, तो बताओ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हायर होगा, लोअर होगा? कंपेयर करो पहले। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हायर होता है जी। किस किस से हायर होता है? हायर देन एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड से भी ज्यादा होगा। और बताओ बेटा, कीटोन से भी ज्यादा होगा। और बताओ बेटा, ईथर से भी ज्यादा होगा, ठीक है। और बताओ बेटा, हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा होगा। और बताओ बेटा एंड एल्कोहल से भी ज्यादा होता है। किससे?
एल्कोहल से ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का मतलब लगभग बराबर मॉलिक्यूलर मास वाले, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और इनमें से कोई भी कंपाउंड लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया, एक ले लिया इथेनोइक एसिड और एक ले लिया मैंने एल्डिहाइड में इथेनॉल, तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास होगा कंपेरेबल होगा, लगभग बराबर होगा। तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और कोई अदर कंपाउंड लेते हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल्स, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या माना जाएगा? हायर माना जाएगा। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आई सबके? बॉइलिंग पॉइंट हायर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा जी? ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। क्या होती है? पावरफुल होती है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लें और हम अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरह से नजर आएगी। कैसे नजर आएगी? ध्यान से देखो, इस तरह से नजर आएगी कुछ एच बॉन्डिंग आपको। दो मॉलिक्यूल के बिटवीन एच बॉन्डिंग कुछ इस तरह से बनेगी कि इसका O इसका H बॉन्डिंग करेगा, इसका H इसका O H बॉन्डिंग करेगा, यानी दो मॉलिक्यूल जो होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, समझा गया, वो आपस में डबल H बॉन्डिंग बनाएंगे। एक H बॉन्डिंग बनेगी ऊपर, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नीचे। दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल ने आपस में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन कर लिया डबल H बॉन्डिंग के द्वारा, राइट। और ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल बन गया दो मॉलिक्यूल के जुड़ने से। इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों डाइमर। क्या बोलेंगे इसको? डाइमर कहा जाएगा इसको। कुछ बात समझ में? क्या बोलेंगे इसको? डाइमर कहते हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल एच बॉन्डिंग है। तो जब भी आप किसी प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड को उबालोगे तो इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस एच बॉन्डिंग को भी तोड़ना होगा, इस एच बॉन्डिंग को तोड़ना होगा। तो ज्यादा एच बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका अप हो जाएगा, मतलब हायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबके? तो डाइमर बनने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर आ रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों लेते हैं सॉल्युबिलिटी का केस। किसका? सॉल्युबिलिटी का। देखते हैं कि पानी में ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबल है नहीं होगा। ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 4 कार्बन्स, अप टू 4 कार्बन्स, 4 कार्बन तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं आर soluble in water, soluble in water in all proportions, in all proportions। जितनी मात्रा डालोगे वो सारी के सारी डिसोल्व हो जाएगी पानी में। 4 कार्बन तक का केस है ये, जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड तक हमारे पानी में अच्छी तरह से घुल जाएंगे, ऑल प्रोपोर्शंस में, ऑल अमाउंट में। क्यों घुलेंगे जी? क्यों घुलेंगे? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड पानी के साथ में बहुत अच्छे तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, बहुत अच्छी तरह से। जैसे मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको जब पानी में डिसॉल्व किया मैंने, तो पानी के साथ में इसकी क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इस वजह से पानी में घुल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? और देखो, अगर मैं 4 कार्बन से ऊपर चलता हूं, राइट, एज कार्बन चेन इंक्रीजेस, कार्बन चेन इंक्रीजेस इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कार्बन की चेन बढ़ने लगती है तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है
पानी में वो घटने लगती है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वाटर में डिक्रीज होने लगेगी। क्यों डिक्रीज होने लगेगी? ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। क्या बढ़ने लगेगा? हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ने लगेगा। ठीक है नहीं? किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे मेरे पास में ब्यूटोनिक एसिड तक तो पानी में डिसॉल्व होगा ही होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद लेते हैं पेंटोनिक एसिड, हेक्सोनिक एसिड, हेप्टानोइक एसिड, तो कार्बन की चेन बढ़ती चली जा रही है। नहीं, जो एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है एल्काइल ग्रुप का, वो साइज में बड़ा होता जा रहा है, बिगर होता जा रहा है। और हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा होता है हमारा? हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब पानी में सॉल्युबल नहीं होता। तो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ने लगेगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन की चेन बढ़ने लगती है, तो उसका हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होने लगते हैं। इतनी बात समझ में आई सबके? बेटा दे इसको, नोट कर लिया होगा सबने। ये तो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ा दूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले आप देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से टाइप के रिएक्शन शो करता है। देखो, इट शोज 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड शो करता है। कौन कौन सी जी? नंबर 1, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग होल कार्बोक्सिल ग्रुप। देखो ध्यान से, पहले मैं चारों टाइप की रिएक्शन बता देता हूं, फिर एक एक करके डिस्कस करूंगा। जैसे मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला, ठीक है, एलिफेटिक है, या मेरे पास हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक। क्या हो सकता है? एरोमेटिक। दोनों के बारे में हमें कंबाइंड रिएक्शन पढ़नी है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। जरा ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जिसमें पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएगा, पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन कहते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग होल कार्बोक्सिल ग्रुप। क्लियर हुआ इतना? सेकंड टाइप की रिएक्शन कौन सी शो करेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड? सेकंड टाइप की रिएक्शन देख लो कौन शो करेगा। सेकंड टाइप की रिएक्शन ये शो करेगा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में CO बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या हुआ? CO बॉन्ड। ड्यूरिंग द रिएक्शन C और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और पूरा OH ग्रुप किसी अदर एलिमेंट से रिप्लेस हो जाएगा। सेकंड टाइप की रिएक्शन। और थर्ड टाइप की रिएक्शन देखें जरा, जिसमें OH बॉन्ड टूटेगा जी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, H एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस हो गया, यानी हटकर अलग हो गया, इसकी जगह आ गया कुछ और। हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह कोई अदर एलिमेंट आ गया। OH बॉन्ड ब्रेकिंग की रिएक्शन होगी। और फोर्थ रिएक्शन कौन सी होगी जरा सुन लो। जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये वाला एल्काइल, और इसमें फिनाइल ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 4 टाइप की रिएक्शन होगी। पहली रिएक्शन कौन सी थी? पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। सेकंड, CO बॉन्ड ब्रेक होगा। थर्ड, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। और फोर्थ, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है एल्काइल या फिनाइल, इसमें हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो अब मैं पहली रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं, इसमें पढ़ेंगे हम कौन सी रिएक्शन है ये, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग होल कार्बोक्सिल ग्रुप। और इसमें आती है 2 टाइप की रिएक्शन। एक आता है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आता है? रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन आएगा। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, जब इसका रिडक्शन करा जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, रिडक्शन सुन लिया, तो पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू प्राइमरी एल्कोहल। किसमें? प्राइमरी एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। COOH की जगह रखना है CH2OH। ये कौन सा एल्कोहल हुआ हमारा? प्राइमरी एल्कोहल है, राइट। इसके बेस पे रिएक्शन बनाना कुछ। R में डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल्स ग्रुप लेते चले जाओ। जैसे मैंने ले लिया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड में मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा इनटू 1 डिग्री एल्कोहल। CH3 CH2OH, यानी इथेनोइक से क्या बन गया? इथेनॉल। इथेनोइक से क्या बन गया? इथेनॉल। ठीक है। अगर मेरे पास प्रोपेनोइक एसिड होगा, सॉरी प्रोपेनोइक एसिड है यदि मेरे पास CH3 CH2 COOH, तो इसको रिड्यूस करेंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये किसमें रिड्यूस होगा? प्रोपेनॉल में। किसमें? प्रोपेनॉल में, राइट। तो इस तरह से अगर मेरे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, रिड्यूसिंग एजेंट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो प्राइमरी एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। रिएक्शन करते वक्त ध्यान रखेंगे जो COOH ग्रुप है उसको CH2OH में रिड्यूस करना है, और बाकी जो एल्काइल ग्रुप या कोई बेंजीन रिंग होगी तो उसको सेम रखना है, एज इट रखना है। समझ में आ गया इतना? कोई प्रॉब्लम है तक किसी को? तो इसमें एक टाइप की रिएक्शन ले ली हमने, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मिटा दें इसको। पूरा आप देख रहे हो रिएक्शन में पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व हुआ है रिडक्शन में, पूरा COOH एक साथ CH2OH में रिड्यूस हुआ है। और इस कैटेगरी में आने वाली जो बी रिएक्शन वो है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। क्या है? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। जनरली आपको मैं बता दूं, जो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। क्या होता है इसका मतलब? रिमूवल ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, उसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। समझ में आ गया? और सोडा लाइम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? बताओ सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन 3:1। 3:1, यानी 3 पार्ट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 पार्ट आपका कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से वर्ड आया सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारा लाइम, सोडा लाइम। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और उसमें थोड़ा सा सोडा लाइम डालकर उसको हीट कर देंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 गैस निकलेगी और हमारा एल्केन फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केन फॉर्म हो जाएगा। बस उसी रिएक्शन को बोलेंगे हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। समझ में आ गया? रिएक्शन कराए, आपने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सोडियम सॉल्ट, इसका नाम है सोडियम एल्केनॉइड। क्लियर? सोडियम एल्केनॉइड। और इसमें डाला आपने सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, और इसको कर दिया आपने गरम, हीट कर दिया। तो प्यारे बच्चों सुन लो, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से आपकी CO2 निकल जाएगी बाहर। आप देखो ध्यान से, Na2CO3 यानी CO2 बाहर जा रही है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। फ्री स्टेट में कभी CO2 रिलीज नहीं होगी, कार्बोनेट के रूप में निकलेगी CO2। क्या बचेगा? एल्काइल बचा, इधर हाइड्रोजन बचा, उसको जोड़कर बना देंगे RH और ये हमारा एल्केन होगा। और जो ये एल्केन बना है 1 कार्बन लेस होगा इसमें, 1 कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट।
कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट जो आपने लिया था उससे एक कार्बन कम वाला एल्काइल एल्किन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। अगर मेरे पास यहां 2 कार्बन का सॉल्ट है तो हमें मिलेगा 1 कार्बन का एल्किन। अगर ये 3 कार्बन का सॉल्ट है तो मिलेगा मुझे 2 कार्बन का एल्किन। 4 कार्बन का सॉल्ट है तो मुझे मिलेगा 3 कार्बन का एल्किन, यानी 1 कार्बन का, 1 कार्बन कम वाला। 1 कार्बन का आगा, 1 कार्बन कार्बोनेट में चला गया। एक रिएक्शन देख ले, एल्काइल लेते चले जाओ डिफरेंट टाइप के। जैसे मैंने ले लिया CH3COONA, इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। इसको मैंने सोडा लाइम के साथ हीट कर दिया, क्लियर। यहां से निकल जाएगा COONA, जो NOH के NaO के साथ कंबाइंड होगा और बनाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस CH3H मिलकर बना लेंगे मीथेन, यानी कि मीथेन। 2 कार्बन का सॉल्ट था, 1 कार्बन का एल्किन मिल गया। इसको कहते हैं रिएक्शन को मेरे प्यारे बच्चों सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो फटाफट जल्दी से, नोट करो। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम? मिटा दो इसको। तो हमने COOH में होने वाली 2 रिएक्शन पढ़ ली, क्लियर हुआ इतने यहां तक सबको? अब देखो मैं लेता हूं सेकंड टाइप की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग substitution in hydrocarbon part। हाइड्रोकार्बन पार्ट में होने वाली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझ में आ गया था ना? ध्यान से देखो, पहले लेते हैं हम इन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया मैंने, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया मैंने, ठीक है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं पहले मैं एक पॉइंट में, यानी RCOOH। पहले इसमें करा रहा हूं मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट कौन सा? एल्काइल ग्रुप है R, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। बस इसी हाइड्रोकार्बन पार्ट में आपको क्या करनी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, राइट। यहां पर एक रिएक्शन यूज होगी हेल-वॉलहार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, जेलेंस्काई रिएक्शन, जिसको बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। HVZ यार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछी गई है, एग्जाम में पूछी गई है, वेरी मोस्ट लगा लो इसको, याद करके जाना। HVZ रिएक्शन है हेल-वॉलहार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। जरा चेक करें इसको कौन सी रिएक्शन देगा ये। कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक, कौन से? एलिफेटिक देते हैं इस रिएक्शन को केवल। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, जब उसको हीट किया जाता है, हीटेड विद हैलोजन, जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ हीट करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जो हीट करते हैं हैलोजन को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, देन क्या बनता है? देन अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। सब्स्टिट्यूशन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, जब का हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा हाइड्रोजन एटम का। किसका? हाइड्रोजन एटम का। अब एक रिएक्शन लेते हैं हम
आपको ऐसा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, उसी में HBZ रिएक्शन होगी, ध्यान से लेना। जैसे मैंने लिया CH3CH2COOH, क्लियर, और इसको मैंने क्लोरीन के साथ हीट कर दिया। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। इन द प्रेजेंस रेड पी मतलब रेड फास्फोरस। तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो रिप्लेस होने लगते हैं। अब अल्फा कार्बन कौन सा है? ये वाला जो कार्बोक्सिल ग्रुप से सीधा कनेक्ट है। इस पर कितने हाइड्रोजन एटम लगे हैं? दो, दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन एटम कहलाएंगे। बस इनको एक एक कर रिप्लेस कर दो क्लोरीन से। पहले एक करो फिर दूसरा करना। इस तरह से देखो, CH3CH, एक H गया उसकी जगह एक Cl आया, रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। COOH एज इट रखोगे, बाई प्रोडक्ट निकलेगा HCl, एक H निकला यहां से, एक Cl यहां बचा, मिलकर HCl बना लिया। इसको बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा ये। फिर इसमें फर्दर क्लोरिनेशन होगा। क्या होगा? फर्दर क्लोरिनेशन होगा रेड फास्फोरस प्रेजेंस में, और इस बार दूसरा हाइड्रोजन एटम जो है वो भी क्लोरीन से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा? CH3CH, सॉरी एक Cl पहले से लग रहा था, एक Cl और आ जाएगा, COOH, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये बना हमारा। बाई प्रोडक्ट क्या निकला यहां से? HCl। इसको लेंगे अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? और वैसे इसका IUPAC में बनेगा 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। नोट करो इसे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों हेल वोल्हार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। मिटा दे इसको, मिटा दे। अब मैं लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों इसका सेकंड पार्ट, जो कि हम पढ़ेंगे एरोमेटिक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है। यानी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बेंजीरिन, इसके ऊपर COOH, इसमें ये वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा बेंजीरिन। अब बताओ एरोमेटिक अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, यानी बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड है, बेंजीन वाला, तो उसके H एटम को अगर मुझे रिप्लेस करना हो ऑर्थो से, मेटा से, पैरा से, जहां से रिक्वायरमेंट हो, तो कौन सी रिएक्शन लगाते हैं बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी हमें किसी बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करना हो बेंजीन रिंग से, जो कि हाइड्रोकार्बन पार्ट होती है, तो हम कौन सी स्पेसिफिक रिएक्शन यूज करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कई टाइप की आती है, जैसे हेलोजिनेशन करना, सल्फोनेशन करना, नाइट्रेशन करना, फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन करना। तो इन रिएक्शन के जरिए हम बेंजीन रिंग हाइड्रोकार्बन पार्ट से H को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पर मैं कुछ रिएक्शन ले रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मैंने लिया आपको हेलोजिनेशन ले लिया। क्या ले लिया? हेलोजिनेशन करना। किसका? बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड हमारा कौन सा क्या है? ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला ही है बेंजोइक एसिड, इसी को बेंजोइक एसिड कहते हैं। जैसे मैंने यहां बेंजोइक एसिड लिया COOH, और इसका करा दिया मैं ब्रोमिनेशन फेरिक ब्रोमाइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, फेरिक ब्रोमाइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है नहीं? तो आप ध्यान से देखो, जो COOH ग्रुप है हमारा ये वाला, ये कैसा ग्रुप होता है? मेटा डायरेक्टिंग। कैसा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये। अरे क्या हो रहा है ये? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है नहीं? तो ब्रोमीन कहां पहुंचेगा? मेटा पोजीशन पर। क्या बन जाएगा आपका? मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा? मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। आपने क्या देखा?
क्या हाइड्रोजन एटम बेंजीन से रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ होगा? 100% हुआ होगा, तभी तो ब्रोमीन यहां पर आया है। यहां पर H एटम लग रहा हो जो उसको हटाकर ब्रोमीन ने जगह ले ली। तो आपने क्या देखा, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, हाइड्रोकार्बन पार्ट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, मेटाब्रोमोबेंजीक एसिड। एक लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रेशन करना बेंजीक एसिड का। क्या करना? नाइट्रेशन। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? ब्रोमिनेशन। क्या बोलते हैं? ब्रोमिनेशन कहते हैं। इसका नाइट्रेशन कर लो, इसमें डाल दो कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 का सॉल्यूशन डाल दो और यहां लिख दो नाइट्रेशन। अब बताओ, आपको नाइट्रेशन पढ़ाया था हमने, नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप रिप्लेस करता है हाइड्रोजन एटम को रिंग से? NO2। बहुत बढ़िया बेटे, NO2 मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन गया। ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड फॉर्म हो गया। समझ में आ गया इतना? तो ये था हमारा हेलोजिनेशन बेंजिक एसिड का और ये था हमारा नाइट्रेशन। क्या था? नाइट्रेशन बेंजिक एसिड का। तो दो रिएक्शन के द्वारा हमने ये देख लिया कि जो बेंजीन रिंग है बेंजिक एसिड की, उसमें हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया हेलोजिनेशन के द्वारा और नाइट्रेशन के द्वारा। अब एक सल्फोनेशन भी होता है, उसी तरह से होगा। सल्फोनेशन में एस्टर्स को डाल देंगे यहां पर बेंजिक एसिड में, ठीक है नहीं? अब एक फोर्थ रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। 4 टाइप की होती है इलेक्ट्रोफिलिक, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो पहले 3 तो रिएक्शन दे देगा, ये हेलोजिनेशन भी दे देगा। अब देखो एक रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन इसमें से। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा? तो आप कहोगे नहीं देगा। क्या नहीं देगा? नहीं देगा। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीधा लिख रहा हूं इसका आंसर में। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। अब मैं यहां पे जब रुक रहा हूं, कुछ बात बताऊंगा आपको मैं प्यारे बच्चों। आपने एमाइंस चैप्टर पढ़ा था, एमाइंस, तो उसमें हमने कौन सा एरोमेटिक एमाइन पढ़ा था? एनिलीन। तो जब एनिलीन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करा रहे थे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, तो जब हमने चौथी रिएक्शन कराई थी, याद करो उसको, जो चौथी रिएक्शन मैंने कराई थी आपको, कौन सी रिएक्शन कराई थी? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो क्या एनिलीन ने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दी थी? आप कहोगे नहीं दी थी सर। रीजन बताया था मैंने आपको, क्या रीजन था? कि एनिलीन एक लुईस बेस था, उसने एल्युमिनियम क्लोराइड जो कैटलिस्ट यूज होता है इस रिएक्शन में, उससे खुद ही रिएक्शन कर ली थी उसने, जबकि रिएक्शन नहीं करनी थी कैटलिस्ट के साथ, लेकिन रिएक्शन कर ली एनिलीन ने एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, और क्या बना लिया? एक सॉल्ट बना लिया। इसकी वजह से रिएक्शन आगे नहीं हो पाई। बिल्कुल सेम टू सेम रीजन यही है इसका, कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट से रिएक्शन कर लेता है, जो इस रिएक्शन में जरूर यूज होता है एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट। आपने पढ़ी ना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, तो उसमें हम एरो पे क्या लगाते थे? ध्यान करो, एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट, जिसका काम होता है केवल रिएक्शन को पूरा करना। लेकिन मेन रिएक्टेंट उससे अगर रिएक्शन कर ले एल्युमिनियम क्लोराइड से कैटलिस्ट से, तो हमारा कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। बस यही पर ये हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कर लेता है, जो कि एक लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड है, रिएक्शन कर लेता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो क्या कर लेता है? बिकॉज लगा ले यहां पर हम, बिकॉज, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कर लेता है। और जब कैटलिस्ट के साथ ही रिएक्शन हो गई, क्या हो गई? कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन हो गई, तो भैया आपका कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इसका काम था केवल रिएक्शन को कैरी करना। ये खुद रिएक्शन कर बैठा मेन रिएक्टेंट के साथ,
तो आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है जिसको आप बनाना चाहते हो वो नहीं बनेगा, यानी रिएक्शन आगे चल ही नहीं पाएगी। इतना ही लिखना है इसमें, बस नोट करो इसे, बता दो इसको। तो 2 रिएक्शन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ ली। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको थर्ड रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की। रिएक्शन कौन सी है वो थर्ड? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी जैसे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला CO बॉन्ड। जब CO बॉन्ड टूटेगा ना तो पूरा OH ग्रुप ही रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? CO बॉन्ड क्लीवेज में रिएक्शन होगी। इसमें देखो कौन कौन सी रिएक्शन आती है इस क्लीवेज में। नंबर ए, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2, राइट, ये सब आती है रिएक्शन। आपने एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ा था, हेलो एल्केन वाला। हेलो एल्केन में रिएक्शन होती है। हेलो एल्केन बनाने में एल्कोहल की जो रिएक्शन कराते थे ना, एल्कोहल्स की, PCl5 PCl3 SOCl2, राइट, ध्यान करो आपको। जैसे एल्कोहल था हमारा ROH, इसमें हमने SOCl2 से रिएक्शन करा दी, क्या बना था, यहां से CO बॉन्ड टूटा, RCl बन गया, प्लस SO2 प्लस HCl, इस तरह से कुछ इस तरह से यहां पर रिएक्शन हो रही है। ठीक है नहीं? जरा ध्यान से देखो, मेरे पास में यहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, मैं किसी से भी रिएक्शन करा लूं, जैसे मैंने SOCl2 से रिएक्शन करा लिया थायोनाइल क्लोराइड के साथ, यहां से बॉन्ड टूटा, CO बॉन्ड, OH पूरा हट गया, उसकी जगह क्लोरीन आ गया, RCOCl फॉर्म हो गया, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड। और बताओ बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे? SO2 एंड HCl। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना, एसिड क्लोराइड बनेगा। और एल्कोहल में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा यार, बताओ जल्दी से? RCl यानी क्लोरो एल्केन। यहां पर क्या बनेगा? एसिड क्लोराइड। डिफरेंस ये है बस, ये CO ग्रुप आ रहा है ना, इस वजह से हो रहा था। और देखो, अगर मैं बेंजोइक एसिड में कराता हूं रिएक्शन, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सब एक ही तरह से रिएक्शन होगी। COCl प्लस SO2 एंड HCl, ये गैसेस से दोनों निकल जाएंगे बाहर, कोई प्रॉब्लम? एक और देखो, जो बोर्ड में आई हुई रिएक्शन है, ये कई बार पूछी गई है। अगर आपके पास डबल कार्बोक्सिलिक एसिड है, जल्दी बोलो इसका नाम क्या है? पिथैलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पिथैलिक एसिड। ठीक है, इसमें SOCl2 से रिएक्शन कराओगे तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन होगी, यानी इस कार्बोक्सिल ग्रुप का भी OH निकल जाएगा, इसका भी OH निकल जाएगा। तो आप 2 मॉलिक्यूल ले लें SOCl2 के, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बचेगा COCl और COCl प्लस SO2 प्लस HCl, गैसेस निकल गए। यानी हमारा कहने का मतलब ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर 2 हैं, दोनों में ही OH को रिप्लेस कराना है आपको। नोट करो इसे, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बैठा दे इसको, बैठा दे। PCl5 में कराया रिएक्शन, RCOH प्लस PCl5 गिव्स, क्या बनाएगा? यहां से CO बॉन्ड टूटेगा, एक तो बनेगा RCOCl एसिड क्लोराइड, प्लस बनेगा इसमें POCl3 प्लस बनेगा HCl एसिड क्लोराइड बनेगा इसमें। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। RCOOH में रिएक्शन कराओ, किसकी? PCl3 की। याद करो कितने मॉलिक्यूल लेते थे अल्कोहल्स के आप? 3। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल लोगे? 3। यहां CO बॉन्ड टूटेगा, 3R COCl फॉर्म हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा? H3PO3 फास्फोरस एसिड,
तो ये थी हमारे रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2, जिसमें CO बॉन्ड टूटा और CO बॉन्ड टूटने के बाद OH हटा और उसमें क्या आ गया, एक क्लोरीन आ गया। और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बना, एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड बनाने का भी एक तरह से मेथड हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या है, ये डेरिवेटिव्स है। हटा दो इसको। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं सेकंड रिएक्शन ले रहा हूं, CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन विद अमोनिया। क्या, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन। क्या ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लो यार जल्दी से। रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन कराएं। RCOOH को जब आप अमोनिया के साथ हीट करते हो तो पहले बनता है एक अमोनियम सॉल्ट। क्या बनता है, अमोनियम सॉल्ट। कैसे बनाओगे इसको, RCOONH4, ये बना लोगे आप। यानी NH3 को लाकर H के साथ मिला लो तो ये हो जाएगा NH4। क्लियर, ये क्या बन गया, अमोनियम सॉल्ट। क्या बन गया, अमोनियम सॉल्ट। क्लियर हुआ इतना, अमोनियम सॉल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर इसको जब आप हीट करते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पानी को लॉस कर देता है। क्या कर देता है, पानी को लॉस। जरा ध्यान से देखो, यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 2 H तो मैं यहां से निकाल लूं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन में यहां से निकाल दूं, यानी H2O लॉस कर दूं। जरा सोचो जरा क्या बन सकता है, पानी लॉस होने के बाद 2 हाइड्रोजन यहां से निकाले, 1 ऑक्सीजन यहां से निकाला, क्या बचा, H2O निकलने के बाद RCO बचा इधर साइड, और यहां क्या बचा, NH2 बचा। जल्दी बताओ क्या चीज बना है, जल्दी बताओ, एमाइड, एमाइड बन गया। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अमोनिया के साथ हीट किया जाता है, इसके साथ अमोनिया के साथ हीट किया जाता है, तो हमारा क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट एमाइड, यानी CONH2 फॉर्म होता है। बात समझ आई सबके, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम एरोमेटिक ले लें तो बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम टू सेम तरीके से रिएक्शन चलेगी। अमोनिया के साथ हीट, पहले बनेगा अमोनियम बेंजोएट, यानी अमोनियम सॉल्ट बनेगा NH4, इसको अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट कहते हैं इसको। फिर अमोनियम बेंजोएट एक सॉल्ट है, इसको हीट किया फर्दर हमने, तो वाटर लॉस हुआ, 2 हाइड्रोजन ऐसे निकाले यहां से, 1 ऑक्सीजन यहां से निकाला, क्या बचा, CONH2, यानी एमाइड फॉर्म हो गया, प्लस H2O, यानी इसको बोलते हैं बेंजामाइड, बोलते हैं बेंजामाइड। तो प्रॉब्लम क्या तक किसी को मेरे प्यारे बच्चों को, तो एमाइड इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करने पर। नोट करो इसे, उतार लिया होगा सबने। देखो आगे, अगर मैं डबल कार्बोक्सिलिक एसिड का लेता हूं, डबल COOH लेता हूं, जैसे मैंने लिया यहां पर पिथैलिक एसिड, क्या लिया, पिथैलिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखेंगे, पिथैलिक एसिड, और भैया मैंने इसको अमोनिया के साथ कर दिया हीट, तो भैया इसमें यहां पर भी अमोनियम सॉल्ट बनेगा और यहां पर भी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, दोनों जगह अमोनियम सॉल्ट बनेगा, COONH4, COONH4 ये बनेगा, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ले सकते हो अमोनिया के आप, कितने, 2। फिर मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको फर्दर हीट करूं आगे तो पानी लॉस होगा, COONH4 से पानी निकलेगा, नीचे वाले के COONH4 से पानी निकलेगा, पानी निकलने के बाद में ऊपर क्या बचेगा, CONH2, और नीचे क्या बचेगा, CONH2, यानी कि आपको डबल एमाइड वाला एक कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा, डबल एमाइड वाला, सुन लिया, ये बनेगा, सॉरी ये बन गया, इसको तो थैलेमाइड, पिथैलेमाइड, पिथैलेमाइड कहते हैं इसको। याद करो मैं कहां यूज किया था, ये मैंने यूज किया था गैब्रियल पिथैलेमाइड सिंथेसिस में। इसको फर्दर हीट करेंगे ना तो गैब्रियल पिथैलेमाइड सिंथेसिस का रिएक्टेंट आ जाएगा।
इसको फर्दर हीट जब करते हैं हम, स्ट्रांग हीट करते हैं ना जब हम इसको, तो ये अमोनिया छोड़ देता है। क्या अमोनिया? कैसे छोड़ेगा जरा ध्यान से देखो। मैं एक H बाहर निकाल लू इसका ऐसे करके, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। यहां से H निकला, यहां से निकला NH2, क्या बाहर हो गया? अमोनिया। क्या बचा? CONH, और यहां बचा COO, यानी COO को इस तरह से ध्यान से देखो, यहां पर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया, गलती हो गई है, ठीक है नहीं, ऐसे करके देखो ध्यान से। यहां से निकला NH2, यहां से निकला H, NH3 निकल गया, क्या बचा? CO ऊपर, CO नीचे, और बीच में क्या हमारा NH के साथ जोड़ दिया। बताओ इसको क्या कहते हैं हम? पिथैलिमाइड। क्या कहते हैं? पिथैलिमाइड कहते हैं। याद करो, गैब्रियल पिथैलिमाइड सिंथेसिस का मेन रिएक्टेंट है ये। गैब्रियल पिथैलिमाइड सिंथेसिस एक अमाइंस में नेम रिएक्शन है, उसका ही रिएक्टेंट है। इससे हम क्या बनाते हैं पता आपको? प्राइमरी अमाइन बनाते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करो सब बच्चे याद करके। मिटा दो इसको। तो दो रिएक्शन पढ़ लिया हमने CO बॉन्ड क्लीवेज की। एक C रिएक्शन और है थर्ड, मतलब उसको भी देख लेते हैं क्या है वो रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। C रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन, ठीक है, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास में यहां एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, और मैंने इस कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी मिनरल एसिड के साथ या फिर P2O5 के साथ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म कर दिया, तो एवरी 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोला मैंने? एवरी 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे पानी के लॉस के द्वारा। यानी एवरी 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेंगे और उनके बिटवीन एक पानी का मॉलिक्यूल लॉस होगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा मेन, वो बनेगा एनहाइड्राइड। क्या बचा? RCOO, और यहां बचा RCO, जोड़ दो भैया लाकर। जल्दी से बताओ क्या है ये? एनहाइड्राइड। समझ में आ गया? तो एनहाइड्राइड बनता है कब? जब आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी एसिड के साथ या फिर किसी फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ हीट करते हो, तो एवरी 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर लेंगे और बना लेंगे एनहाइड्राइड, और पानी लॉस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? मिटा दो इसको। और चौथी रिएक्शन है मेरी, ध्यान से देखो, ईस्टरिफिकेशन। क्या है? ईस्टरिफिकेशन है, ईस्टरिफिकेशन। जल्दी से बताओ, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। इस रिएक्शन में क्या बनता है? ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। देखो ध्यान से देखो, जब आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्लियर, किसी एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हो, एल्कोहल के साथ, ROH के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज कैटलिस्ट। सुन लिया? जब आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हो, एल्कोहल के साथ, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो भैया क्या बनता है? ईस्टर बनता है। क्या बनता है? ईस्टर बनता है। एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं ईस्टर, RCOOR। प्यारे बच्चों, इसी रिएक्शन को कहा जाता है ईस्टरिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको? ईस्टरिफिकेशन। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या बना है? हमारा ईस्टर बना है, जो कैसा कंपाउंड होता है? स्वीट स्मेलिंग, मीठा मीठा, स्वीट स्मेलिंग। इसमें से फलों जैसी, फ्रूट्स जैसी स्मेल आती है, इसलिए बोला इसको स्वीट स्मेलिंग होता है ईस्टर।
इसको हम परफ्यूम्स बनाने में, डिओडोरेंट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कोई प्रॉब्लम? देखो एक चीज और समझ लेना यहां पर थोड़ा सा, ये कैसे रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब अगर रिएक्शन कराओगे आप एस्टरिफिकेशन तो आफ्टर सम टाइम इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के इक्वल हो जाएगी। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आपको ईस्टर कभी भी ऑब्टेन्ड नहीं होगा, क्योंकि बनते ही पानी से रिएक्शन करके बैक टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल फॉर्म कर लेगा। तो क्या कभी आपको ईस्टर मिलेगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में? नहीं मिलेगा, राइट। अगर मुझे इक्विलिब्रियम को अगर मुझे ईस्टर ऑब्टेन्ड करना है तो मुझे इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड तेज करनी पड़ेगी। और ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो ईस्टर को या पानी को हम तुरंत रिमूव करेंगे रिएक्शन मिक्सचर से, जैसे ही वो फॉर्म होगा बनेगा। तो यहां पे लिख सकते हैं हम as soon as कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर और वाटर फॉर्म्ड, जैसे ही ईस्टर या पानी बने, जैसे ही as soon as ईस्टर और वाटर फॉर्म्ड, as soon as ईस्टर और वाटर फॉर्म्ड, then at once तुरंत ही या तो at once either वाटर और ईस्टर रिमूव करो। एट वंस either ईस्टर और वाटर कैन बी रिमूव्ड। क्यों रिमूव किया जाएगा पानी को या ईस्टर को? टू शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि एस्टरिफिकेशन में वाटर या ईस्टर को तुरंत रिमूव किया जाता है जैसे ही वो बनते हैं, क्यों? रीजन बताओ। तो आप कहोगे कि भैया एस्टरिफिकेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तुरंत आ जाता है, तो हमको ईस्टर या ऑब्टेंड नहीं होता। तो आप ऑब्टेंड कैसे कराएं? तो उसमें कहा जाता है कि तुरंत आप ईस्टर को या पानी को जैसे ही वो बने तुरंत निकाल दो रिएक्शन मिक्सचर से। ऐसे क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन तेज हो जाए और जल्दी जल्दी ईस्टर बनने लगे। समझ में आ गया? मिटा दो इसको। तो हमारा CO बॉन्ड क्लीवेज भी रिएक्शन खत्म हो गया। अब चल रहे हैं हम अपने लास्ट रिएक्शन पर। फोर्थ रिएक्शन है कौन सी? रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड क्लीवेज। OH बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन पढ़नी है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में OH बॉन्ड टूटेगा, यानी ये H हटेगा और इसकी जगह दूसरा एलिमेंट आएगा। और इसमें एक रिएक्शन आती है हमारी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आती है? एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आती है। एक ही रिएक्शन पढ़ानी है बस इसमें आपको, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें एसिड वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब ये एसिडिक होता है। ये एसिडिक क्यों है ये? क्योंकि जैसे ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालते हो तुरंत ही OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है? OH बॉन्ड में पोलरिटी होती है। पोलरिटी क्यों होती है? कि ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो OH बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा ये ऑक्सीजन, जिसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी OH बॉन्ड बन जाएगा पोलरिटी है इसमें। तो जैसे कार्बोक्सिलिक इसमें पानी में डालोगे ये पोलर OH बॉन्ड टूट जाएगा और आपका बनेगा RCOO नेगेटिव प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो आपने क्या देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है वाटर में,
इसलिए कह सकते हैं भैया ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। क्या करता है? एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ये नाम से पता लग रहा है एसिडिक। कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिडिक तो होगा ही है। रीजन बता दिया एसिडिक क्यों है। ये कोई हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, किस वजह से? इसमें पोलर OH ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक नेचर होता है इसका। अब इसको प्रूव करो, कैसे सिद्ध करोगे कि एसिडिक नेचर है ये इसके अंदर? तो इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन कराते हैं एसिड की हम, जैसे एक्टिव मेटल से रिएक्शन करा सकते हैं, किसी बेस से रिएक्शन करा सकते हैं, किसी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ने मेटल के साथ, बेस के साथ, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर ली तो 100% इसमें एसिडिक नेचर है। और ऑब्जर्व ये किया गया है कि रिएक्शन दे देता है ये, ठीक है नहीं? अब ध्यान से देखो, रिएक्शन करा रहा हूं मैं। टू एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करने के लिए फॉलोइंग रिएक्शंस आर कैरिड आउट। फॉलोइंग रिएक्शंस आर कैरिड आउट। कुछ रिएक्शंस की जाती हैं। रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल बोले तो बोलो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ETC, इनके साथ रिएक्शन कर लेता है। और क्या लिबरेट करता है? हाइड्रोजन गैस। क्या लिबरेट करता है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जरा इसको खुराक दे दूं थोड़ी सी मैं। देखो जरा, RCOOH, इसको मैंने सोडियम मेटल से रिएक्शन कराया, OH बॉन्ड टूटा, यहां से H हटा, उसकी जगह Na आ गया। क्या बन गया? ये RCOONA, एक सॉल्ट बन गया। और क्या लिबरेट हुई? हाइड्रोजन गैस। इससे सिद्ध हो रहा है कि इसमें 100% एसिडिक नेचर है, क्योंकि अगर एसिड ना होता तो एक्टिव मेटल से रिएक्शन नहीं करता और वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। ये एसिड की प्रॉपर्टी होती है। और देखो, रिएक्शन ले रहे हैं हम सेकंड, रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, बेस जैसे तो NaOH, KOH, इनके साथ रिएक्शन करा कर देखें, क्या ये सॉल्ट वाटर बनाएगा? 100% बनाता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। साइंटिस्टों ने करके देख लिए सब काम पहले ही है। हम तो केवल आपको क्या कर रहे हैं, उनकी बातों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है नहीं? आप समझो इन चीजों को थोड़ा सा। यहां से H निकाला हमने, OH बॉन्ड तोड़कर, यहां से OH निकाला, क्या निकल गया? H2O प्लस RCOO और Na मिलकर क्या बना लेगा? सॉल्ट। भैया इसमें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड की रिएक्शन बेस से हो गई, साल्ट वाटर बन गया। 100% ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, सॉल्ट वाटर बना रहा है। नोट करो भैया इनको सबको। को प्रॉब्लम यहां तक? दो रिएक्शन से हमने एसिडिक नेचर इसका फाइंड कर लिया। अब मत कहना कि एसिडिक नहीं होता। देखो जरा, तीसरी रिएक्शन देखो इसकी। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड इतना पावरफुल एसिड है कि ये मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर दे? तो आंसर क्या आएगा? यस, कर देगा। इतना तो है इसके अंदर जान। बाइकार्बोनेट, इसके अंदर इतनी जान है, इतना भी कमजोर नहीं है ये जितना आप सोचे बैठे हो। इतना ये पावरफुल तो है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करके CO2 निकलवा देगा। देखो रिएक्शन को, RCOOH लिया मैंने, इसमें डाला मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर, और इसको हीट कर दिया। जैसे ही आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे, क्या डालोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्लियर? तो भैया ये इसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 गैस इवॉल्व कर देगा। समझ में आ गया?
इस रिएक्शन को मेरे प्यारे बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत ही फेमस टेस्ट है ये, NaHCO3 टेस्ट। और इसी टेस्ट को दिस केमिकल टेस्ट is used to distinguish between carboxylic acid and phenol या फिर एल्कोहल। अगर मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक मेरे पास फिनॉल है या उसकी जगह एल्कोहल है, आपसे कहा गया कि इन दोनों कंपाउंडों को यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए केमिकल टेस्ट दो। तो आप कहोगे मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत केमिकल टेस्ट है जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। समझ में आ गया? अब जरा एक चीज देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप है जिसकी वजह से ही एसिडिक है। फिनॉल पढ़ा होगा आपने, फिनॉल उसमें OH ग्रुप है, राइट, जिसके अंदर भी एसिडिक कैरेक्टर होता है। आपने एल्कोहल पढ़ा हुआ ROH, इसमें OH ग्रुप है, इसके अंदर भी एसिडिक नेचर होता है। लेकिन इन तीनों में सबसे हाईएस्ट एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं सोडियम बाइकार्बोनेट डालूं तो रिएक्शन होकर CO2 निकल जाएगी। ये एल्कोहल फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में बहुत ही कमजोर एसिड होते हैं, और जब इन फिनॉल में एल्कोहल में सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर हीट करते हैं तो कोई CO2 गैस लिबरेट नहीं होती। याद रखना इसको, फिनॉल एंड एल्कोहल्स do not react with sodium bicarbonate due to their weak acidic nature, very weak acidic nature, क्योंकि फिनॉल में और एल्कोहल में बहुत ही कमजोर एसिडिक नेचर होता है, इसलिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते। केवल कौन करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड करता है, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू फिनॉल एंड एल्कोहल। नोट करो इसे। छाप लिया? मिटा दे इसको। एक एक बात को ध्यान से सुनो। अब जरा एक चीज समझे हम, क्या है वो? स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ। देखो एक चीज समझना ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे एल्काइल ग्रुप R, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को घटाएगा ड्यू टू इट्स प्लस आई फैक्ट। जरा ध्यान से देखो, मेरे पास में यहां पर RC OH है, क्लियर? ये एल्काइल ग्रुप कैसा होता है? EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। हमने आपको पढ़ाया था जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं जैसे एल्काइल वगैरह, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इसी इफेक्ट कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा ऑक्सीजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन देकर। समझ आ गया? जिससे ऑक्सीजन के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इस OH बॉन्ड की पोलैरिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगी OH बॉन्ड पोलैरिटी।
जब OH बॉन्ड पोलैरिटी घटेगी ना तो H प्लस आयन का जो लिबरेशन है, रिलीजमेंट है, निकलना है, वो कठिन पड़ जाएगा, यानी एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। समझ में आ गया? एंड हेंस पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगी एंड डिक्रीज। OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी हो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और OH बॉन्ड पोलैरिटी डिक्रीज हो गई तो आपकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारे पास है फिनाइल PH, हेलोजन, ठीक है, और नाइट्रो, साइनाइड, ट्राइफ्लोरोमिथाइल, ये बहुत सारे क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक दीज, इस तरह के इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे क्या? एसिडिटी इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? एसिडिटी इंक्रीज करेंगे ड्यू टू बाय इंक्रीजिंग OH बॉन्ड पोलैरिटी को बढ़ाकर एसिडिटी को बढ़ा देंगे। यानी एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH बॉन्ड पोलैरिटी को घटा रहे हैं और एसिडिटी को घटा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचकर अपनी तरफ OH बॉन्ड पोलैरिटी को बढ़ा रहे हैं, और OH बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी। एक रिलेशन याद रखना, एसिडिटी और OH बॉन्ड पोलैरिटी के बिटवीन एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जितनी ज्यादा OH बॉन्ड पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जितनी OH बॉन्ड पोलैरिटी घटेगी उतना एसिडिटी घटेगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH बॉन्ड पोलैरिटी घटा रहे थे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इसलिए एसिडिटी घट रही थी, और यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ा रहे हैं क्योंकि OH बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ रही है। बता दें इसको। अब ये जो मैंने ग्रुप लिखे हैं, क्या सबकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सिमिलर होगी? नहीं जी। तो मैं एक सीरीज बना रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विड्रॉइंग पावर ऑफ सम EWG। हमारे पास में कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, उन सबकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो है वो सेम नहीं है, किसी कम, किसी की ज्यादा, किसी की और ज्यादा। तो कंपैरेटिवली किसकी कम किसकी ज्यादा होगी वो एक सीरीज बनाकर आपको दे देता हूं। ध्यान से देखो, पीएच की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे कमजोर होती है, उससे ज्यादा आयोडीन की, उससे ज्यादा ब्रोमीन की, उससे ज्यादा क्लोरीन की, उससे ज्यादा फ्लोरीन की। चारों तो हेलोजन आ गए, राइट। और उससे ज्यादा मेरे पास साइनाइड की, उससे ज्यादा नाइट्रो की, और सबसे ज्यादा होता CF3 की। ये क्या चीज है? ये बहुत सारे हमारे क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, और सबकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विड्रॉइंग पावर, यानी वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पीएच है, सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CF3 है। यानी CF3 जो होगा ना वो इतना पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है 3 फ्लोरीन आने की वजह से कि ये एसिडिक कैरेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है कार्बोक्सिलिक एसिड की। एग्जाम्पल लेकर चले जरा हम थोड़ा से, जैसे देखो मेरे पास में CH3 CH2 ये है, ये क्लियर, और एक ले लिया मैंने ये CH3 ये क्लियर। पहले तब फ्लोरीन। आपसे पूछा गया है कि बताओ इन दोनों में से कौन सा मोर एसिडिक है, तो याद रखना जिसके अंदर ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से।
तो OH बॉन्ड पोलैरिटी की बहुत तेजी से ही बढ़ाएगा और एसिडिटी को बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, तो ये मोर एसिडिक होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसमें, दो कंपाउंड दे देगा आपको, कहेगा कौन सा मोर एसिडिक है कौन सा लेस एसिडिक है। तो ये सीरीज याद रखना प्यारे बच्चों, राइट। सीरीज में जो जो बाद में आता रहेगा उसकी विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी, यानी वो एसिडिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। और देखो अगर मेरे पास ये चीज है Cl, क्लियर, CH3C डबल, ये आ गया, इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें 1 क्लोरीन है, बताओ किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, इसकी, क्योंकि इसमें डबल क्लोरीन आ गया, डबल पावर लग रही है इसमें, ये मोर एसिडिक होगा। यहां तक समझ में आ गया सबके, कोई दिक्कत किसी को? एक और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की कमी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। यहां से देखो, ये लेता हूं मैं जरा, देखो ध्यान से, COOH ले लिया, यहां पे लगा दिया मैं CH3, और एक ले लिया मैंने ये COOH, और यहां लगा दी मैं CF3। बताओ किसकी ज्यादा पावर है? मिथाइल क्या है? EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो हमेशा क्या करता है, एसिडिटी घटाता है। और CF3 क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी इंक्रीज करता है। तो ये इसका मतलब ये मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक। कोई प्रॉब्लम है किसी को? बता दे इसको, समझ में आ गया? तो बस सीरीज याद रखना, बस जो सीरीज के बाद में आएगा वो ज्यादा एसिडिटी बढ़ाएगा, क्योंकि विड्रॉइंग पावर बढ़ रही है ग्रुप्स की। बता दे इसको, कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझ लेना जरा, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन टर्म्स ऑफ pKa, इसको बोलते हैं हम डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं इसको? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आपने पढ़ा था ना एमाइंस वाले चैप्टर में, pKb, वो पढ़ा था हमने लूज बेस के लिए, जैसे अमोनिया के लिए, अमाइंस के लिए वो बेसिक कैरेक्टर शो कर रहे थे, वहां पे लगा रहे थे हम pKb। और यहां पर पढ़ रहे हैं हम एसिड के लिए स्ट्रेंथ, तो यहां पर कौन सा कांस्टेंट यूज करेंगे? pKa। तो pKa और कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ के बिटवीन रिलेशन क्या है? रिलेशन गौर से देखें। pKa बराबर होता है -log Ka। जरा रिलेशन देख लें, रिलेशन बिटवीन pKa एंड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिलेशन यह है मेरे प्यारे बच्चों, हायर द वैल्यू ऑफ pKa, हायर द वैल्यू ऑफ pKa for a carboxylic acid, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए pKa वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, लेसर इज द एसिडिटी, लेसर इज इट्स एसिडिटी, और उसकी एसिडिटी उतनी ही कमजोर होगी। यानी अगर मेरे पास में डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, जैसे मेरे पास में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, क्लियर हो गया? समझ आ गया? यहां पे लगा मेरा मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एल्काइल, एल्कोक्सी सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। एक ले लिया मैंने ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर हुआ इतना? NO2, क्लियर हुआ? समझ में आ गया इतना? चलो मैं इसको ऐसे ये ले रहा हूं, बेंजिक एसिड।
और एक ले लिया मैंने आपका 4 नाइट्रोबेंजिक एसिड। क्लियर हुआ इतना? एक ले लिया मैंने ये CF3। अब कह रहा है कि इन सभी कार्बोक्सिलिक एसिड को उनकी pKa वैल्यू के ऑर्डर में लगाओ। तो जब भी pKa ऑर्डर पूछ रहा है आपसे, पहले एसिडिक करेक्टर लगा लो। क्या लगा लो? एसिडिक करेक्टर लगा लो। जरा एसिडिक करेक्टर लगा लो जरा। इसमें इलेक्ट्रोडोनेटिक ग्रुप है, राइट? तो एसिडिटी घटाएगा ये हमेशा कार्बोबेंजोइक एसिड की। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजीन पर कोई ग्रुप नहीं लग रहा, ना विट्रोनियम ग्रुप ना डोनेटिक ग्रुप, यानी इसकी जो एसिडिक करेक्टर होगा इससे ज्यादा होगा ज्यादा। NO2 लग गया इसमें। NO2 कैसा ग्रुप है? विट्रोनियम। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रो विट्रोनियम ग्रुप है ये। समझ में आ गया? तो विट्रोनियम ग्रुप आते क्या हो जाता है? एसिडिटी बढ़ जाती है, तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और CF3 भी इलेक्ट्रो विट्रोनियम ग्रुप है, लेकिन इसकी जो CF3 की विट्रोनियम पावर है वो NO2 से हायर है, तो सबसे हाईएस्ट एसिडिक करेक्टर इसका होगा। ऐसे करके तो एसिडिटी क्या हो रही है हमारी? इंक्रीज। क्या हो रही है? इंक्रीज। तो pKa क्या हो रही होगी? डिक्रीज। pKa घट रही होगी और एसिडिटी बढ़ रही होगी, एसिडिक नेचर। यानी कि इस चारों कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें है और सबसे लोएस्ट pKa इसमें है। मैंने बोला था ना, जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, एसिडिक स्ट्रेंथ, उसकी pKa वैल्यू उतनी ही कम होती है। समझ में गया? इसमें इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम थी तो इसकी pKa वैल्यू बहुत हायर चली गई, तो pKa कम कम होती जा रही है, एसिडिटी बढ़ जा रही है। समझ में आ गया? ना नोट करो इसे, इंपॉर्टेंट है बहुत। बढ़ा दो इसको। कंपैरिजन बिटवीन एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल की एसिडिटी कंपेयर करें, ध्यान से देखो, ये मेरे पास में फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है। क्लियर? फिनॉल। क्लियर? और ये मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है? ये दोनों में OH ग्रुप है, तो दोनों एसिडिक करेक्टर शो कर रहे होंगे। इसको पानी में डालोगे ये भी हाइड्रोजन आयन दे देगा, इसको पानी में डालोगे OH बॉन्ड टूटेगा, ये भी हाइड्रोजन आयन दे देगा, तो दोनों हाइड्रोजन आयन देंगे, दोनों एसिडिक है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा एसिडिक होता है? एसिड होता है मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो पहले स्टेटमेंट लिख लें, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। वाई? क्यों? बताओ इसका रीजन। एसिडिक है ज्यादा, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से, लेकिन क्यों है ज्यादा एसिडिक? क्या रीजन है इसका? तो इसका रीजन मेरे प्यारे बच्चों सुन लो जरा, देखो ध्यान से। जब मैं फिनॉल को पानी में डालता हूं तो इसमें OH बॉन्ड टूटता है, इस तरह से बॉन्ड टूटेगा, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पर, और क्या बनेगा? एक फिनोक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन। क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन। इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन जो आगे बनने के बाद में, यहां से निकलेगा हाइड्रोनियम आयन, जो बनने के बाद में रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। क्या होगा? रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इस तरह से।
और इसका जो स्टेबलाइजेशन होगा वो कई रिंगों के अंदर होगा। कई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसी होंगी फिनोक्साइड आयन की जो इस फिनोक्साइड आयन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगी रिजोनेंस फैक्ट के द्वारा। रिजोनेंस फैक्ट के द्वारा जो फिनोक्साइड आयन है वो स्टेबलाइज होने लगेगा। क्या होने लगेगा? स्टेबलाइज होने लगेगा। समझ में आ गया? ऐसे स्टेबलाइजेशन हो रहा है इसका फिनोक्साइड आयन का। ठीक है, ध्यान से देखते रहो। फिनोक्साइड आयन क्या हो रहा है? स्टेबलाइजेशन। किस इफेक्ट से हो रहा है? ये रिजोनेंस फैक्ट के द्वारा। एक और बनेगी भी लास्ट इसमें। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है ये। फिनोक्साइड आयन क्या हो रहा है? स्टेबलाइजेशन हो रहा है। हो गया? तो आपने देखा जैसे फिनोक्साइड बना फिनॉल के डिसोसिएशन से, तो फिनोक्साइड आयन में रिजोनेंस फैक्ट है तो ये स्टेबलाइज होने लगेगा रिजोनेंस फैक्ट के द्वारा। ठीक है नहीं? अब यहां पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो भी आपका पानी में डालने पर डिसोसिएट हो जाता है। इसमें यहां से OH बॉन्ड पोलैरिटी क्रिएट होती है इसके अंदर इस तरह से, यहां से बॉन्ड टूट जाता है। इसे बनता है RC+O नेगेटिव, RC+O नेगेटिव। ठीक है, और प्लस क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन बनता है। इसको होते हैं कार्बोक्सिलेट एनायन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट एनायन। एनायन कहते हैं, एनायन। इसमें भी रिजोनेंस फैक्ट है। ये भी कार्बोक्सिलेट एनायन भी रिजोनेंस फैक्ट से स्टेबलाइज होगा, इस तरह से स्टेबलाइज होगा ये। ठीक है नहीं? और इसमें केवल कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी? 2। कितनी? 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी इसमें सिर्फ। कितनी? 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी सिर्फ इसमें, ऐसे करके। अब कंसेप्ट तो ये कहता है जिस आयन में ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं वो रिजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, और जिस एनायन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम बन रही हैं वो रिजोनेंस से कम स्टेबलाइज होगा। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट कहता है ऐसा। समझ में आ गया? तो इसके अकॉर्डिंग देखें, यदि हम नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें दोनों आयनों की, फिनोक्साइड की और कार्बोक्सिलेट एनायन की, तो फिनोक्साइड आयन की बहुत सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है, यानी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स में ये स्टेबलाइज हो रहा है। और कार्बोक्सिलेट एनायन की केवल 2 ही स्ट्रक्चर बन रही है, यानी 2 स्ट्रक्चर में स्टेबलाइज हो रहा है। तो ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए? फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा तो फिनोल ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन इसमें यह है कि बेशक फिनोक्साइड आयन की बहुत सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट एनायन, फिर भी फिनोल कम एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसका रीजन ये है मेरे प्यारे बच्चों, मैं रीजन लिख रहा हूं इसका, बिकॉज आप कंपेयर देखो जरा ध्यान से, यहां पर फिनोक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पर डिलोकलाइज हो रहा है? कार्बन पर हो रहा है। और इसमें देखो नेगेटिव चार्ज किस पर डिलोकलाइज हो रहा है? ऑक्सीजन पर। अब यह बताया जाता है कि अगर नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन मोर नेगेटिव एलिमेंट पर हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो फिनोक्साइड आयन में बेशक ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन इसमें स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो बेंजीन के कार्बन पर डिलोकलाइज हो रहा है, और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, तो नेगेटिव चार्ज को कम होल्ड रखती है। इसमें देखो नेगेटिव चार्ज किस पर डिलोकलाइज हो गया? ऑक्सीजन पर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। बेशक इसके अंदर स्ट्रक्चर्स कम है, तो यहां पे लिख सकते हैं बिकॉज इन कार्बोक्सिलेट एनायन में नेगेटिव चार्ज is delocalized on more negative oxygen, more electronegative oxygen।
समझ में आ गया? मोर नेगेटिव ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोक्सिलिक एनायन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक कैरेक्टर होती है वो फिनॉल से ज्यादा होती है। नोट करो इसे, समझ में आ गया सबके ये? तो अब मैं इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करता हूं, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। और मैं अब अगले चैप्टर के साथ, जैसे मैं आपको देखो मैंने आपको एमआईसी पढ़ा दिया पूरा, कार्बोक्सिलिक एसिड आज फिनिश हो गया, मैंने क्वाड्रेटिक कंपाउंड की वन शॉट आपको प्रोवाइड कर दी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रोवाइड कर दी। अब मैं सरफेस केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है नहीं? तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।